हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जीवित होने की विशेषता भी। ये विशेषता न सिर्फ एक मानव ही बल्कि एक राष्ट्र भी धारण करता है। एक जीता जागता विकसित होता राष्ट्र कभी भी एक स्थायी विधि से बंधा हुआ नहीं हो सकता। विधि की तो विशेषता ही यही होती है कि ना उसमें स्थायित्व तो हो परंतु वो स्थायी बिल्कुल भी ना हो। ऐसे ही कुछ विचारों से अवश्य ही प्रेरित होकर विद्वान संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उपबंध किया। एक सामान्य मत है कि लिखित संविधान में संशोधन करना एक अत्यधिक कठिन काम है, लेकिन भारतीय संविधान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय संविधान कठिन प्रक्रिया और सरल प्रक्रिया का एक अनोखा सामंजस्य है। भारतीय संविधान ना तो अमेरिका के संविधान की तरह एक अत्यधिक कठिन प्रक्रिया प्रस्तुत करता है और ना ही कॉमन लॉ की तरह एक अत्यधिक सरल प्रक्रिया, बल्कि भारतीय संविधान तो विषय की गंभीरता के अनुसार प्रक्रिया को परिवर्तित करता है और विषय की गंभीरता से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन से संबंधित क्या उपबंध किए गए हैं। जो लोग मेरे साथ मेरे लेक्चर्स में कंटिन्यू हैं उन्होंने अब तक कॉन्स्टिट्यूशन के और भी लेक्चर्स पढ़े होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर देखे हों, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और संशोधन की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित करता है। भारत का संसद भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बताई गई किसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए संविधान के किसी उपबंध में परिवर्तन, परिवर्धन और निरसन कर सकता है। अर्थात किसी उपबंध को परिवर्तित कर सकता है, परिवर्धन बढ़ा सकता है या फिर निरसन यानी कि समाप्त कर सकता है या कम कर सकता है। यानी हम देखते हैं कि इस भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को सौंपता है और संसद को एक निश्चित बताई गई प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन करने का, परिवर्धन यानी बढ़ाने का और उसे खत्म करने या घटाने का अधिकार प्राप्त है। संविधान में प्रक्रिया के आधार पर हम संविधान संशोधन को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि भारतीय संविधान विषय की गंभीरता से प्रभावित होता है और उसके आधार पर प्रक्रिया भी अलग अलग अपनाई जाती है। 3 प्रक्रिया में सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ऐसे विषय हैं संविधान में जिसमें संसद केवल साधारण बहुमत के द्वारा ही संविधान का संशोधन कर देता है, और इन विषयों को हम अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं रखते, बल्कि ये पूरे संविधान में जहाँ भी इसकी आवश्यकता है कि यहाँ पर कोई भी परिवर्तन करने की संसद को साधारण बहुमत से शक्ति है, इस तरीके के उपबंधों के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपका अनुच्छेद 4 जो अनुच्छेद 3 में राज्य की सीमा को बढ़ाने, घटाने, नाम परिवर्तित करने, 2 राज्यों को मिलाकर एक करने या एक राज्य से 2 बनाने के बारे में उपबंध करता है। साथ में ही आप देखते हैं कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद के गठन की बात है या विधान परिषद को समाप्त करने की बात है तो इस तरीके का कोई भी उपबंध भारतीय संसद सिर्फ साधारण बहुमत के द्वारा ही कर देता है। साथ में ही उच्चतम न्यायालय की शक्ति को यदि बढ़ाना है तो ये कार्य भी संसद के द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। इसे हम 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत 2 प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। पहली प्रक्रिया जिसमें संसद विशेष बहुमत के साथ में संविधान का संशोधन करती है, और दूसरी प्रक्रिया जिसमें संसद विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी प्राप्त करती है और उसके पश्चात ही संविधान का संशोधन हो पाता है। जो मेरे 368 में जो 2 प्रकार हैं उनमें से जो पहला यानी संसद के विशेष बहुमत से संविधान का संशोधन होना, उस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ ऐसे विषय हैं जो कि ना तो पहली सूची में आएंगे यानी जो हमने पहली कैटेगरी देखी कि यानी साधारण बहुमत से संशोधित हो जाने वाले विषय, और ना ही तीसरी कैटेगरी में आएंगे यानी कि आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक हो, बल्कि इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जो इन दोनों से छूट गए हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं अनुच्छेद का भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, या ये आपके संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें जो है विशेष बहुमत के साथ संसद कभी भी संशोधित कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 368 में बताई गई दूसरी प्रक्रिया
जो बात करती है कि संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत और साथ में आधे राज्यों का अनुसमर्थन। आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त हम उन विषयों में ज़्यादा में करते हैं जहाँ पर जो भारत के संघात्मक ढांचे से संबंधित विषय हैं, यानी शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई बात आ जाती है, वहाँ पर यह आवश्यक हो जाता है कि संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत और साथ में आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी प्राप्त किया जाए। हम वो विषय देख लेते हैं जिनके बारे में ये तीसरी कैटेगरी लागू होती है और इतने गंभीरता के साथ उन्हें संशोधित करने की शक्ति दी गई है कि वहाँ पे न सिर्फ संसद के 2/3 बहुमत बल्कि आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक हो जाता है। ऐसे कुछ विषय जो कि आपके 368 क्लॉज 2 के परंतुक में बताए गए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 54, 55 ये दोनों संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित ये विषय है। 279 आपका जो माल और सेवा कर से परिषद से संबंधित ये आपका आता है। उसके बाद भाग 5 का अध्याय 4 उच्चतम न्यायालय, भाग 6 का अध्याय 5 उच्च न्यायालय और भाग 11 यानी राज्य और संघ के बीच के संबंध। इसके बाद 7वीं अनुसूची के विषय। 7वीं अनुसूची के विषय से संबंध है कि जो उसमें 3 सूचियां बताई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें बताए गए विषयों पर केवल केंद्र नियम बना सकता है, विधि बना सकता है। राज्य सूची जिसमें बताए गए विषयों पर केवल राज्य विधि बना सकता है। और समवर्ती सूची जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही उसमें बताए गए विषयों पर विधि बना सकते हैं। अगर इसमें कोई भी परिवर्तन करना है तो इसके लिए संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत और साथ में आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई विषय हो, यानी अनुसूची 4, अगर अनुसूची 4 में कोई परिवर्तन करना है कि किसी राज्य का कितना प्रतिनिधित्व संसद में जाएगा, उसे बढ़ाना है या उसे घटाना है, तो उस स्थिति में भी संसद का दोनों सदनों का 2/3 बहुमत और साथ में आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके अलावा इस अनुच्छेद के उपबंध में अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसे भी इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इस अनुच्छेद का मतलब है अनुच्छेद 368, यानी अनुच्छेद 368 में अगर हमें कोई परिवर्तन करना है, ये देखना है, ये कर सकते हैं कि अब हम कोई प्रक्रिया बदल दें कि अब 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है, 1/3 जो है साधारण बहुमत से ही जो है पारित हो जाएगा, या फिर हम किसी विषय को बढ़ाना चाहें इस परंतुक में या घटाना चाहें, ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं अगर हम, तो उस स्थिति में हमें संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत और साथ में आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है। ये हम देख सकते हैं कि ये सभी वो विषय हैं जो संघात्मक व्यवस्था से संबंधित हैं, यानी संघ और राज्य में शक्तियों के बंटवारे से जो इतनी गंभीरता रखते हैं कि इसमें राज्यों का समर्थन होना आवश्यक हो जाता है। अब हम एक साधारण प्रक्रिया देखते हैं कि हमारे संविधान का संशोधन होता किस प्रक्रिया से है। आपने जिस समय पर विधेयक पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है कि विधेयक 4 तरीके के होते हैं: धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक दोनों आपस में काफ़ी सिमिलर होते हैं, काफ़ी चीज़ें दोनों में मिलती हैं। हाँ, कुछ अंतर भी हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि साधारण विधेयक में भी नहीं होती है। जो संविधान संशोधन विधेयक है वो संसद के दोनों ही सदन में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये वाला विशेषता भी साधारण विधेयक से बिल्कुल मिलती है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है कि जब दोनों सदन में प्रस्तुत करेंगे तो दोनों सदन में अलग अलग, अगर साधारण बहुमत से पारित होना है तो साधारण बहुमत दोनों में अलग अलग, और विशेष बहुमत से पारित होना है तो दोनों में 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत का अर्थ है कुल सदस्यों का बहुमत, यानी कि 50% + 1, और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। जब इतना बहुमत होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये विशेष बहुमत से पारित हुआ। तो दोनों सदनों का अलग अलग 2/3 बहुमत। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जब साधारण विधेयक की बात हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर अगर बात नहीं बनती है, लोग दोनों सदन कन्विंस नहीं होते हैं, तो एक ज्वाइंट सेशन का भी प्रोविज़न आपको 108 के अंतर्गत मिलता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में आपको संयुक्त बैठक का, ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर ये आवश्यक हो जाता है कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत के साथ में, या अगर कोई ऐसा
ऐसा विषय है जहाँ साधारण बहुमत से पारित हो रहा है तो साधारण बहुमत दोनों सदन में अलग अलग होना आवश्यक होता है। इसके बाद जब दोनों सदन से पारित हो जाता है बिना ज्वाइंट सेशन के और राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए लगभग बाध्य है, मतलब अनुमति देगा शब्द लिखा हुआ है। ये आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद से ये चीज़ दी गई कि राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। इसके पहले तक ऐसा नहीं था। साधारण बहुमत जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास 3 पावर्स होती हैं, या तो वो उस पर अपनी स्वीकृति दे, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज दे, या फिर वीटो पावर यूज़ करके अपने पास रख ले। लेकिन जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, बल्कि राष्ट्रपति 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद से अपनी अनुमति देने के लिए लगभग बाध्य ही हैं। अब वो अगर चाहें तो वीटो लगा लें तो उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो अपनी अनुमति दे देते हैं इसके विषय में, इसे वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए तो संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाता है। लेकिन अगर वो आपके 368 के क्लॉज 2 के परंतुक से संबंधित कोई विषय है तो दोनों सदन के विशेष बहुमत के बाद आधे राज्यों का अनुसमर्थन होना भी आवश्यक होता है। जब आधे राज्य भी उस विषय से समर्थित होते हैं तभी राष्ट्रपति के पास में विधेयक पहुंचता है और उनके हस्ताक्षर के बाद संविधान संशोधन पूरा हो पाता है। यहाँ ये हम देखते हैं कि हमारे संविधान में जो सबसे कठिनतम प्रक्रिया बताई गई है, जहाँ पर आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक किया गया है, वो प्रक्रिया भी वास्तव में इतनी भी कठिन नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राज्यों के साधारण बहुमत से ही हम उनका समर्थन मान लेते हैं। संसद के तो 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदन से, लेकिन राज्य अगर साधारण बहुमत के साथ में समर्थन कर देते हैं तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये विषय संशोधित होने के योग्य है। यानी पहले तो पूरे राज्यों का सिर्फ आधे राज्य ही, और आधे राज्य भी कैसे? साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया इतनी कठिन नहीं बनाई गई है, और जिसको शब्दों में ना भी कहा जाए तो हमें जिस तरह से देखने को मिलता है कि 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, उससे ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि संविधान संशोधन करना इतना कठिन नहीं है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसके लिए पर्याप्त कठिन बनाने की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। अब हमने ये तो देख लिया कि संविधान संशोधन करते कैसे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि संविधान संशोधन कितना कर सकते हैं। यह प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं मैं आपको अपनी ये बुक पढ़ने के लिए दूं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस बुक में कुछ अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई अमेंडमेंट हो गया हो तो आप उसे कट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कवर चढ़ा सकते हैं, या इसे आप बाइट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इस बुक को फाड़ के फेंक सकते हैं? बस इसी बात का जवाब ये बताता है कि संशोधन कितना किया जा सकता है। सबसे पहली बार ये प्रश्न उठा 1951 में, जब पहला संविधान संशोधन प्रकाश में आया। पहला संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 9 को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। उस वक्त जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था और संविधान बनकर आया था, उस वक्त बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी देश को। बहुत तरीके से स्थितियाँ ऐसी थी कि जो भूमि थी वो उसका बहुत संकेंद्रण था, एक ही वर्ग के पास ज़्यादा भूमि थी, तो इस वजह से लैंड रिफॉर्म लॉज गवर्नमेंट लेकर आ रही थी। लेकिन साथ में ही भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रॉपर्टी राइट भी दिया गया था। तो इस कारण से प्रॉपर्टी राइट और जो लैंड रिफॉर्म लॉज थे, इनके बीच में एक क्लैश की कंडीशन बनती थी। इसीलिए ऐसा किया गया कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, क्योंकि 9वीं अनुसूची में जिन विषयों को रखा जाता है उसे न्यायालय में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। 9वीं अनुसूची में बात कही गई कि जिन विषयों को इसमें रखेंगे, जिन अधिनियम को हम इसके अंतर्गत रखेंगे, उन्हें न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर ये बात हो गई कि अगर यहाँ प्रश्न ये था कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों को, जैसे कि उस समय प्रॉपर्टी राइट एक मौलिक अधिकार था, क्या उसे कम किया जा सकता है? माननीय न्यायालय ने कहा कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो भी संविधान संशोधन किया जाता है वो भारतीय संविधान की धारा 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको भारतीय संविधान की धारा 13 ज़रूर पता होगी। धारा 13 ये उपबंध करती है आपका
अनुच्छेद 13 ये उपबंध करता है, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे भाग 3 में यानी फंडामेंटल राइट्स में जो भी मतलब अधिकार दिए गए हैं उन्हें ख़त्म करे या उन्हें न्यून करे। और अगर संसद ऐसी कोई विधि बनाता है तो उस स्थिति में वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी। इस उपबंध के साथ में अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर कोई भी ऐसी विधि बनाई गई तो क्या होगा, वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी। प्रश्न यही था कि क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संवैधानिक संशोधन संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर शून्य हो जाएगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे न्यायालय ने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा में नहीं आता है। यानी संसद को ये शक्ति दी गई कि 368 के अंतर्गत ऐसा कोई भी संविधान संशोधन कर सकता है जिससे भारतीय संविधान में दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। इसके बाद आपका आया संशोधन और आते रहे तो संशोधन आपका 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को दोबारा चैलेंज किया गया कोर्ट में। इस बार केस था सज्जन सिंह का केस, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य का 1965 में। इस केस में फिर से ये क्वेश्चन उठा कि क्या अनुच्छेद 368 के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। माननीय न्यायालय ने फिर से अपने मत को दोहराया कि हाँ, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो भी संशोधन किया जाएगा वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि में नहीं आएगा। साथ में प्रबुद्ध न्यायाधीश ने ये भी कहा कि अगर संविधान निर्माताओं का ऐसा कोई भी मत होता, ऐसा विचार होता कि अनुच्छेद 13 में संविधान संशोधन को रखना चाहिए, तो अवश्य ही अनुच्छेद 13 में ऐसी कोई भाषा लिखी होती, ऐसा कुछ लिखा होता। लेकिन जब हम आर्टिकल 13 देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि आर्टिकल 13 में ऐसी कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं है जो संविधान संशोधन को समाहित करने वाली हो, जिसके कारण हम ये नहीं मान सकते कि अनुच्छेद 13 संविधान संशोधन को भी अपने में समाहित करता है और उसे भी उल्लंघन की मात्रा तक शून्य करने की शक्ति रखता है। इस प्रकार से हमने एक बार फिर देखा कि माननीय न्यायालय ने संसद को ये पावर दी कि 368 के अंतर्गत कोई संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कम या ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद अगला केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस। इस केस के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुराने दिए हुए दोनों जजमेंट यानी कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के निर्णय को बदल दिया और इसको बदलकर कहा कि जो 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन है वो भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि के अंदर आता है। और जब वो विधि हो गया तो आपको पता है आगे की बात कि आपका अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 के अंदर दिए गए फंडामेंटल राइट्स को कम करे या ख़त्म करे, और अगर ऐसा होता है तो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगा। यानी जिस समय गोलकनाथ के केस में माननीय न्यायालय ने ये चीज़ कह दी कि 368 13 के अंतर्गत विधि है, उसी समय संसद की आपका भाग 3 में कोई भी तरीके की कमी करने, उसको ख़त्म करने की शक्ति ख़त्म हो गई। यानी कि अब क्या हो गया कि संसद संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स को कम या ख़त्म नहीं कर सकती। आपने हमेशा देखा है कि न्यायपालिका और विधायिका दोनों के बीच में शक्तियों की एक खींचतान सी मची रहती है। अब जब गोलकनाथ का केस का जजमेंट आया और ये बात कह के एक तरीके से संसद की शक्ति पे कमी कर दी गई, एक निर्बंधन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, तो उस स्थिति में संसद इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसीलिए यहाँ पर आया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 13 में क्लॉज 4 जोड़ा गया और अनुच्छेद 368 में क्लॉज 3 जोड़ा गया। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 4 ये बात कहता है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि में नहीं आता है। यानी इस बात को साफ साफ वहाँ लिख दिया गया। अनुच्छेद 13 का आपका क्लॉज 4 आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखा है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि में नहीं आता है। साथ में आपके 368 में क्लॉज 3 जोड़ा गया और कहा गया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आएगा। इस तरीके से दोनों जगह पे ये बातें जोड़ करके इस बात को बता दिया गया कि संविधान का संशोधन के द्वारा हम फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं और उसे आप अनुच्छेद 13 के अंतर्गत रिव्यू की पावर लेकर के क्वेश्चन नहीं कर सकते। साथ में ही अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे की बात भी 24th में ही जोड़ी गई थी। इसके बाद एक अगला केस आया
24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए केशवानंदा भारती का केस बहुत फेमस केस है, निश्चित ही आपने इसे ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा सुना होगा। केशवानंद भारती के केस में क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बढ़ता जा रहा था कि अब उस वक्त की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीश की पीठ बैठी और 13 न्यायाधीशों की पीठ ने केशवानंद भारती के केस में सुनवाई की। लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये कहा, जजमेंट में कहा कि आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूरी तरह से संवैधानिक है, उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो असंवैधानिक हो, जो किसी भी तरीके से लागू ना होने लायक हो। यानी जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को माना कि 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि के अंदर नहीं आता है और अनुच्छेद 13 संविधान संशोधन को इस आधार पर कि वो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर रहे हैं शून्य घोषित नहीं कर सकता। और इसी के साथ में 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो वैलिड हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पर और कही, बात ये कही गई कि यहाँ पे संशोधन शब्द की व्याख्या की और संशोधन शब्द की व्याख्या करने में इस बात को स्वीकारा गया कि संशोधन का अर्थ ये होता है कि जो पुरानी वस्तु मौजूद है उसमें ही कुछ परिवर्तन किया जाए, कुछ संशोधन किया जाए, कुछ बदला जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ बढ़ाया जाए, ना कि उस पुरानी वस्तु को समाप्त करके उसकी जगह एक नई वस्तु ला के रख दी जाए। प्रबुद्ध न्यायाधीश ने जब संशोधन शब्द की व्याख्या की तो ये बात यहाँ से साफ हो गई कि हम संसद को जब संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है तो वो शक्ति कभी भी इस हद तक नहीं है कि वो संविधान को ही नष्ट कर दे, संविधान को ही ख़त्म कर दे या संविधान की मूल भावना को ख़त्म कर दे। संविधान निर्माताओं ने जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ संविधान को बनाया हो उस विचार को ही नष्ट कर दे और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ला कर रख दे। संसद ऐसा नहीं कर सकती। यहीं से निकल कर आता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत यही कहता है कि हमारे संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, यानी हमारा संविधान कुछ खंभों पर, कुछ पिलर्स पे टिका हुआ है। आप ऊपर से कुछ भी करिए, पेंट बदल सकते हैं, आप कोई भी तरीके की डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन आप उन खंभों को नहीं तोड़ सकते। यानी हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि कहा जाए तो फंडामेंटल राइट भी बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का ये विचार था, उन्होंने जिस तरीके का दौर देखा था कि उन्हें ऐसा बिल्कुल लगता था कि हमारे नागरिकों को अधिकार मिलना ही चाहिए। इसलिए आप उनकी इस मत को नहीं छीन सकते, उनके इस विचार को नहीं छीन सकते संविधान से, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि फंडामेंटल राइट्स को आप ख़त्म कर दें। हाँ, संशोधित किया जा सकता है, संशोधन करने की शक्ति निश्चित ही संसद में निहित है। यहाँ पर ये चीज़ कही गई कि संसद के संशोधन करने की शक्ति असीमित है लेकिन अनियंत्रित नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दें, उसको बिल्कुल समाप्त कर दें। हाँ, आप उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, इतना आसानी से संभव। तो यहाँ पर जब ये बात निकल कर आ गई, फिर से एक लिमिट आ गई, यानी कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाएगा। आप उसको किसी भी तरीके से उन चीज़ों को, उन बातों को, जैसे भारत का एक संघात्मक ढांचा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप राज्यों की सारी शक्तियाँ छीनकर सिर्फ केंद्र को दे दें। इस तरीके की परिवर्तन नहीं होंगे। अब यहाँ पर जब एक लिमिट आ गई फिर से कि आपको एक लिमिट में रहकर ही संशोधन करना है, फिर से वही न्यायपालिका और विधायिका की पावर की खींचतान शुरू हो गई और आपको देखने को मिले बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स यहाँ पर जिन्होंने ऐसी बातें मतलब आई, जिनसे ऐसी बातें निकल कर सामने आई जिससे कि इस जो केशवानंद भारती केस का जजमेंट था इसको पलटा जा सके, इसको बदला जा सके। साथ में केशवानंद भारती के केस के कारण ऐसे बहुत से अन्य मामले भी सामने आने लगे जहाँ पर संविधान संशोधन के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन किया गया था। लेकिन केशवानंद भारती के केस में इस बात को कहा गया कि इसके आगे से ही जो भी होगा, ये जजमेंट आगे से ही लागू होंगे। अब ये जो जजमेंट आ गया, इसके बाद जो भी इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए उन्हें फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर जो है संवैधानिक और असंवैधानिक घोषित किया गया। इसके बाद एक मामला आपको देखने को मिलता है इसी सीरीज़ में, बरेली की सीट थी, बरेली का जो है की सीट पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और वहाँ के एक सपा के नेता राजनारायण, दोनों लोगों ने इलेक्शन लड़ा और उसमें जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी विजयी हुई।
लेकिन जो राजनारायण जी थे उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना वाद दायर किया और ये कहा कि इस इलेक्शन में जो माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने गलत साधनों का प्रयोग किया है, उन्होंने लोक प्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन किया है। और न्यायालय ने जब विचारण किया तो विचारण करके पाया कि हाँ, ये सही है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 127 का वॉयलेशन हुआ है, इसके कारण ये चुनाव निरस्त किया जाएगा और साथ में इन्हें 6 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पर 6 साल का चुनाव लड़ने का प्रतिबंध भी लगाया गया। अब इस बात के बाद इन्होंने एक स्टे लिया कि कुछ दिन के लिए जजमेंट लागू ना हो, हम अपील करें। अपील किया और उच्चतम न्यायालय में अपील किया और उसके पहले ही आ गया आपका 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसने इस बात को कह दिया कि न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के संबंधित कोई भी चुनाव से संबंधित कोई भी विषय को कभी भी ट्राई नहीं कर सकता, इसके लिए एक अलग अथॉरिटी बनेगी। तो इस प्रकार से, लेकिन विपक्ष के द्वारा इस बात का बहुत दबाव पड़ने लगा कि आप जो है इस्तीफ़ा दें। इस बीच में आपको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और साथ में इमरजेंसी सब कुछ देखने को मिला। इसी में आया आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने 368 के अंतर्गत, आपके अनुच्छेद 368 के अंतर्गत लास्ट के 2 क्लॉज जोड़ दिए, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5। क्लॉज 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ऐसा मतलब जो भी भाग 3 है, भाग 3 के अंतर्गत अगर कोई भी तरीके का संविधान संशोधन होगा तो वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। यानी कि अनुच्छेद 13 में आप 13 का बचाव लेकर के आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते भाग 3 का कोई भी संशोधन लेकर। इसके बाद क्लॉज 5 ये कहता है कि 42वें संविधान संशोधन के पहले या 42वें संविधान संशोधन के बाद, इसमें दोनों में ही स्थितियों में, यानी कि ये जो हो गया ये रेट्रोस्पेसिफिक भी हो गया और भविष्यलक्षी भी हो गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि इसके ना पहले ना बाद में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं उन्हें न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। जब ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए तो यहाँ पर फिर से एक बार बेसिक स्ट्रक्चर का आया मैटर, और यहाँ जब कोर्ट ने कहा कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो कभी भी नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो कैसी पावर है, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। वो संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रख करके इस चीज़ को बनाया था कि कभी भी जो भी विषय हो उन पे न्यायालय जो है रिव्यू ले और उन चीज़ों को देखकर एक बार दोबारा इस बात का निर्णय करे कि वो विषय उचित है कि नहीं है, उसमें कोई तरीके की कमी तो नहीं है। इसलिए आप जुडिशियल रिव्यू की पावर को अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से नहीं छीन सकते। ये बात कही गई मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ के केस में। यहाँ पर 1980 में जजमेंट आया, इसमें ये बात कही गई कि आप रिव्यू की पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से नहीं छीन सकते। और यहीं पे आपके 368 के लास्ट के 2 क्लॉज 4 एंड 5 इन दोनों को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। और ये भी कहा गया साथ में, इसके लिए इस जजमेंट को अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दोनों का के बीच में एक सामंजस्य, एक हार्मनी होनी चाहिए, ना कि दोनों के बीच में कोई क्लैश। और ये चीज़ें निकल कर इस आपके जजमेंट से आती हैं। लेकिन इस जजमेंट के बाद से ऐसा हुआ कि अब हमें बहुत सारे ऐसे केसेस आने लगे सामने कि जहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर केसेस हो रहे थे। तो ये बात केशवानंद भारती के केस के बाद से ही शुरू थी कि बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर बहुत सारे केसेस हो रहे थे। तो इसके बाद एक और केस आया, वामन राव वर्सेस भारत संघ। ये केस भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें ये बात कही गई कि केशवानंद भारती का जजमेंट जो है वो भविष्यलक्षी होगा, ना कि भूतलक्षी। यानी कि वो भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखेगा। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाएगा तो वो 1973 के बाद से ही किया जाएगा, उसके पहले से नहीं किया जाएगा। यानी जब से केशवानंद भारती का केस का जजमेंट आया है उसके बाद से फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर ही जो है किसी को जज करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। ये बात कही गई वामन राव वर्सेस भारत संघ के केस में। तो अब हमने अपने पूरे डिस्कशन से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एक तो संविधान का संशोधन कैसे किया जाता है और दूसरा संविधान का संशोधन कितना किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ही बातें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। हमने अंत में देखा कि इस बुक के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसे आप फाड़कर बिल्कुल भी फेंक नहीं सकते, सिर्फ आप इसमें कुछ संशोधन ही कर सकते हैं। बिल्कुल वही बात हमारे संविधान पर भी
अंत में केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी के साथ में लागू हुई। अगर आप मेरे साथ विषय को समझ पा रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।